दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में। जो बीएसएनएल एक टाइम में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहा था, वो बीएसएनएल आखिरकार कैसे इतना डाउन हो गया। जो बीएसएनएल सबसे पहले आया था, जियो, एयरटेल, वीआई, टाटा डोकोमो, इन सभी कंपनियों से सबसे पहले बीएसएनएल आया था। और बीएसएनएल कैसे अचानक से इतना डाउन हो गया। जो बीएसएनएल इतना अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहा था, वो बीएसएनएल कैसे गायब हो गया। ये बीएसएनएल गायब हुआ था या इसे गायब कर दिया गया था, इसका क्या कारण था, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में बात करेंगे क्या बीएसएनएल फिर से कमबैक कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर इस टाइम पे देखा जाए तो इस टाइम पे ट्विटर पे देखा जाए तो ये हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आई सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल। इस तरह करके बीएसएनएल का हैशटैग चल रहा है जो ट्रेंडिंग में रह रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएसएनएल एक टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहा था। जो बीएसएनएल गवर्नमेंट के लिए दूध देने वाली गाय थी, वो अचानक से कैसे गायब हो गई। अगर दोस्तों हम लोग बीएसएनएल की फुल फॉर्म की बात कर लें तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये है बीएसएनएल का फुल फॉर्म। लेकिन कुछ लोग इस फुल फॉर्म को बोलते हैं भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लोगों का मिम्स है, मतलब ऐसा मिम्स वायरल होता है। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। अब बात कर लेते हैं, अक्टूबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और सरकार ये सोच कर शुरू की थी कि हम गाँव में, पहाड़ों में, जंगलों में इसका नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ सके, मतलब कनेक्टिविटी हो सके, बातचीत ये लोग कर सकें। सरकार का ये उद्देश्य था। पर सरकार ये नहीं जानती थी कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इससे हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सरकार का उद्देश्य ये प्रॉफिट उद्देश्य नहीं था, सरकार का उद्देश्य था लोगों को जोड़ने का, मतलब कनेक्ट करने का। अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुई थी, बीएसएनएल आ गई थी मार्केट में। आने के बाद 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल की अगर हम लोग प्रॉफिट की बात कर लें तो 46,668 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि उस टाइम के गवर्नमेंट के लिए दूध देने वाली गाय जैसा साबित हो गया था। अब इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखकर तो बहुत लोग सोच में पड़ गए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा खासा बीएसएनएल का प्रॉफिट होने लगा था। अगर हम लोग बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ एक साल में 2004 से लेकर 2005 तक में बीएसएनएल का एक साल का अगर प्रॉफिट की बात कर लें तो 10,000 करोड़ का भाई साहब बीएसएनएल का प्रॉफिट हुआ था। और उस टाइम ये जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, ये सब लोअर टी शर्ट पर घूमते थे, मतलब ये सब बच्चे थे चड्ढी पे घूमते थे। ठीक है दोस्तों, और अगर बीएसएनएल की शेयरिंग की बात कर लें तो 70% इसके यूजर हो गए थे, मतलब शेयर मार्केट इनका 70% था। ये उस टाइम के राजा थे, राजा बीएसएनएल वाले राजा थे। ठीक है दोस्तों, उस टाइम जब कोई चीज़ गवर्नमेंट का खजाना भरने लगती है, पैसा देने लगती है, तब आता है लालच यहाँ पे, और उसी लालच से चालू होता है बीएसएनएल का डाउनफॉल। तो बीएसएनएल का डाउनफॉल कैसे चालू हुआ, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों 2007 के आसपास एक सुगबुगाहट मिलती है कि जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, टेलीकॉम मिनिस्टर कौन थे उनका हम आपको नाम बताते हैं। तो टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन। ठीक है, उनके ऊपर बैठती है सीबीआई जांच। तो भैया खबर फैल जाती है कि आखिरकार इनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों बैठी है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके ऊपर अचानक से सीबीआई जांच बैठ गई है। तो सीबीआई जांच बैठ जाती है तो खबर निकल कर आती है कि इन्होंने अपने घर पे 323 ढाई कनेक्शन की लाइन अपने घर पे डलवा रखी है बीएसएनएल के कुछ बड़े अधिकारियों को मिलाकर। ठीक है, अब बीएसएनएल के कुछ बड़े अधिकारी से मिलकर इन्होंने अपने घर पे 323 ढाई कनेक्शन की लाइन क्यों प्रोवाइड की है, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। तो दरअसल भाई बात ये था कि इनका एक खुद का नेटवर्क चैनल था, मतलब इनका खुद का एक टीवी चैनल था। ठीक है, उस चैनल का नाम था सन टीवी, सन नेटवर्क चैनल। सन नेटवर्क चैनल को ये प्रोवाइड करा रहे थे 323 ढाई कनेक्शन का हाई इंटरनेट स्पीड, जिसकी वजह से इनकी मतलब अच्छा खासा जो चैनल है वो चलता रहे।
तो ये भैया इनका तो खुद का है नहीं, ये गवर्नमेंट के पैसे पे अच्छा खासा प्रॉफिट उठा रहे थे, तो इनके ऊपर जांच बैठती है और इनको देना पड़ता है रिजाइन। मतलब ये टेलीकॉम मिनिस्टर के पद से दे देते हैं रिजाइन। तो पहला ये कारण। तो दोस्तों फिर उसके बाद दूसरे टेलीकॉम मिनिस्टर बनते हैं ए राजा, जो कि गठबंधन के ही हुआ करते हैं। उस टाइम बीएसएनएल जो है वो कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। मतलब कि बीएसएनएल सोच रही थी कि हम वाई मैक्स टेक्नोलॉजी लाएंगे और स्पेक्ट्रम बनाएंगे और पूरे देश भर में जगह जगह वायरलेस डेटा जगह जगह ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और सब लोग मस्त चलाएगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर उसका जो एक्शन होता है 2G स्पेक्ट्रम का, उसमें हो जाता है 2G घोटाला। अब यहाँ पे 2G घोटाला हो जाता है, और जब 2G घोटाला होता है मतलब ए राजा घोटाले में पकड़े जाते हैं और फिर इनके बाद इन पर कुछ चलता है, एक्शन वक्शन होता है इनके बाद, और फिर कुछ समय बाद इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है, मतलब ये रिहा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। उस टाइम जो ये सब चड्ढी में घूम रहे थे, एयरटेल हो गए, आपके वोडाफोन हो गए, आइडिया हो गए, ये लोग अपना मतलब इन पे अब उतना सीबीआई की जांच थी, इनका जो काम था वो आगे इनका प्रोजेक्ट बढ़ नहीं पा रहा था। जब भी कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा था तो सीबीआई उस पर कूद जा रही थी, जांच कर रही थी और कोई ना कोई घोटाला उसमें पकड़ा ही जा रहा था। तो फिर ये बीएसएनएल के साथ यही सब हो रहा था, और यहाँ पे जो चड्ढी में घूम रहे थे आपके वोडाफोन, आइडिया, ये लोग अपने मनमानी करना शुरू कर दिए और ये लोग भी अच्छा खासा इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। अभी ये 2G में ही फंसे हुए हैं और वो सब 3G 4G 5G लाने लगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि उनसे अच्छा डाटा प्रोवाइड करने लगे। तो जो लोग गांव में थे वो लोग तो बीएसएनएल पे ही रुके हुए थे, बीएसएनएल को ही किसी तरह मतलब 2G इनका अच्छा खासा बातचीत हो रहा था, ये लोग अपना बातचीत कर रहे थे। लेकिन जिसको इंटरनेट की सुविधा चाहिए थी, अच्छी स्पीड चाहिए था, उस टाइम कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आवाज़ सही आए, बीएसएनएल में भी सही आ रहा था, पर ये जो थे ये लोग उनसे भी अच्छा खासा प्रोवाइड करने लगे, मतलब ये लोग अपनी मनमानी करने लगे। फिर उसके बाद दोस्तों एयरटेल, आइडिया, ये सब अपने मनमानी करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक और जो बीएसएनएल थी वो एक बहुत ही बड़ा अपना वो प्रोजेक्ट लेकर आती है। मतलब कि दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें तो 9,30,000 जीएसएम की लाइन बिछाने का एक नया प्रोजेक्ट लेकर आती है बीएसएनएल, जिससे बीएसएनएल का अच्छा खासा हाई स्पीड मिले, डाटा अच्छा खासा चले, कॉलिंग अच्छा खासा हो। मतलब ये नया एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, पर इसमें भी वही होता है, फिर से हो जाता है इसमें घोटाला। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इस पे भी हो जाता है, इस पे भी सीबीआई की जांच बैठती है और ये भी पकड़ा जाता है। और ये पकड़ा जाता है तो फिर सरकार बोलती है अब भैया मेरे 2 मिनिस्टर जा चुके हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर मेरे जा चुके हैं, अब ऐसा है कि अब हम लोग बीएसएनएल का जो जैसा है वैसा ही चलने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो, अब हम लोग इस पर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। जो प्रोजेक्ट लाओ उसमें कोई ना कोई घोटाला हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर सीबीआई छोटे से लेकर बड़े तक की इनके प्रोजेक्ट पे जांच बैठाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ सीबीआई को मिल ही जाता है। फिर सरकार बोलती है भैया अब ऐसा है कि जो जैसा है वैसा चलने दो, अब हम इस पर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। और ये जो जीएसएम का 9,30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये लॉन्च हुआ रहता तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इतना बड़ा भी प्रोजेक्ट इनका लॉस हो गया, मतलब इसमें भी घोटाला हो गया। तो फिर अब उसके बाद फिर बीएसएनएल का, फिर उसी टाइम से बीएसएनएल का डाउनफॉल चलने लगा। फिर वहीं पे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा खासा धमाका देता है जियो कहता है भैया लो हमारे पास कम दाम में नहीं, लो हमसे फ्री में ले जाओ, आओ हमारी सिम फ्री में ले जाओ, यूज करो, वो भी 2G 3G नहीं, डायरेक्ट 4G। अब बताओ भाई, जहाँ 4G नेट मिलेगा वो भी हाई स्पीड, तो कौन नहीं लेना चाहेगा। सब उस पर कूद पड़े, बीएसएनएल पे सब कूद पड़े और बीएसएनएल का सब लोग नेट यूज करने जियो में सब लोग कूद पड़े और जियो को सब लोग यूज करने लगे। अब बात यहाँ पे ये आती है, जियो के आने के बाद जितनी कंपनी थी, टाटा डोकोमो, एयरटेल, टाटा डोकोमो हुई, एयरसेल हुई, जितनी भी सब कंपनी थी सब
सब चली गई डाउनफॉल में और सब हो गई बंद। अब सब बंद हो गई तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, जब सब बंद हो गई तो फिर बीएसएनएल क्यों नहीं बंद हुई, बीएसएनएल क्यों अभी तक टिकी रही? इसका देखिए दो कारण है। एक कारण तो ये है कि इसको सरकार की बैसाखी मिलती रही, मतलब 1,70,000 इनके पास एम्प्लॉय थे और 1,70,000 एम्प्लॉय को ये लोग गवर्नमेंट जो थी वो पैसा पे करती रही, मतलब इनका जो खर्च था वो खुद गवर्नमेंट उठाती रही, इनको मोटी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती रही। और यहाँ पे ये सरकार सोच रही थी, उस टाइम आ चुकी थी मोदी सरकार, तो वो सोची कि अगर हमारे आने पे बीएसएनएल बंद हो जाता है तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, इससे बढ़िया भैया हम अपने तरफ से इनको पैसा पे करते रहेंगे और ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो फिर बात ये उठता है कि फिर भी बीएसएनएल टिकी कैसे थी? तो देखिए यहाँ पे बात ये था कि बीएसएनएल जो थी वो गाँव में, खेतों में, पहाड़ों में ऐसी जगह ये अपना नेटवर्क पहुँचा चुकी थी जहां ना तो जियो पहुंचा पाई थी, ना तो एयरटेल, ना तो वीआई, ना तो टाटा डोकोमो, ना तो एयरसेल। इसका मुख्य कारण ये कर रहे थे, शहर वाले से अच्छा खासा एक अरप्पू पे अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो रहा था। वहीं अगर गांव में चल जाते तो गांव में उससे थोड़ा सा कम हो रहा था। तो ये लोग सोच रहे थे कि हम गांव में क्यों जाएं, हम लोग ये जियो, एयरटेल ये सब सोच रहे थे, टाटा डोकोमो, वीआई ये सब सोच रहे थे कि हम लोग गाँव में क्यों जाएं, जब शहर में ही हमको अच्छा खासा अरप्पू मिल जा रहा है तो फिर हमको गाँव में जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं रहेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट पाएंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो बीएसएनएल थी उसको तो सबको पहुँचाना था, तो वो पहाड़ों में, खेतों में, गाँवों में हर जगह अपना टावर पहुँचा चुकी थी, अपना इंटरनेट पहुँचा चुकी थी। इसलिए वहाँ के जो इसके यूजर थे वो इनके बने हुए थे, तो वहाँ से कुछ पैसा आ जा रहा था, कुछ पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट पे कर दे रही थी, मतलब अपने एम्प्लॉय को, जिससे उनका खर्चा चल रहा था। तो इस वजह से बीएसएनएल बची हुई थी। और जो इनकी थी, जो प्राइवेट कंपनियाँ थी जैसे एयरसेल, टाटा डोकोमो, इन सबों को कौन पे करता, इन सबों को तो कोई पे करने वाला था नहीं। इस वजह से ये लोग धीरे धीरे बंद हो गए और ये लोग ख़त्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लोग ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन बचता है। तो बचते हैं वोडाफोन आइडिया, एयरटेल। तो वोडाफोन आइडिया कहते हैं भैया यहाँ पे बहुत समस्या है। हम लोग एयरटेल, अगर हम लोग बात कर लें इनकी मतलब शेयरिंग की, तो जियो की उस टाइम पे 40% हो गई थी, एयरटेल की 33% हो गई थी और वीआई की 10 से 15% हो गई। तो वोडाफोन आइडिया दोनों लोग हाथ मिला के अपना जैसे कैसे तैसे अपना बिजनेस चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि ये लोग अपना जैसे तैसे चला रहे थे और बीएसएनएल सरकार की बैसाखी के वजह से बची रही। अब बात कर लेते हैं क्या बीएसएनएल कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पे बीएसएनएल जो है वो बोल रही है कि हम साल भर के अंदर, मतलब 2024 में 4G लॉन्च कर देंगे और 2025 में हम लोग 5G लॉन्च कर देंगे। तो ये लोग इतना जल्दी 4G से 5G कैसे लॉन्च कर सकते हैं, अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और ये लोग जो थे वो लोग अपना मनमानी एकदम चलाने लगे। जियो एक कमरा के अंदर बैठकर ये लोग एक दिन में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट का मतलब कर लेते हैं। मतलब एक कमरे में बैठकर ये लोग प्राइस अपने में डिस्कशन कर लेते हैं कि हाँ हम लोग इतना पैसा रखेंगे, आप लोग भी इतना पैसा रख लीजिए, हम लोग को, जो हम लोग के कंपटीशन में कोई है नहीं और ना ही कोई आ पाएगा हम लोग के कंपटीशन में, इतना अच्छा कोई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा नहीं पाएगा। तो ये लोग एक कमरे में बैठ के अच्छा खासा डिस्कशन कर लेते हैं और डिस्कशन करने के बाद एक ही मिनट में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग, मतलब अपना 50,000 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग जनरेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि क्या बीएसएनएल जो है वो हम लोग को 4G से 5G डाटा प्रोवाइड करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, यहाँ पे बीएसएनएल जो है वो 4G आपको 4G भी प्रोवाइड कराएगी और 1 साल के बाद ही आपको 5G भी प्रोवाइड करा पाएगी। अब दोस्तों जो हम लोग की इस टाइम की करंट गवर्नमेंट है, यानी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो बीएसएनएल के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड बीएसएनएल की रिव्यू के लिए रिलीज कर चुकी है। अब 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फंड रिलीज हुआ है, मतलब इसके रिव्यू के लिए। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बीएसएनएल के साथ मतलब अच्छा होगा। और अच्छा होने की जो मेन गारंटी लिए हैं वो टाटा जी लिए हैं। और टाटा जी की कंपनी जो है वो TSR है और TSR को 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल चुका है। और यहाँ पे हम लोग टाटा जी के भरोसे पे ये कह सकते हैं कि हाँ, अब कोई घोटाला नहीं होगा। वैसे भी मोदी
सरकार है तो कोई घोटाला होने की कोई चांस नहीं है। और फिर भी यहाँ पे टाटा जी के हम लोग भरोसे पे कह सकते हैं कि 4G भी लॉन्च होगा और साथ ही साथ 1 साल बाद 5G भी लॉन्च हो जाएगा। तो इसी तरह से चलता रहा तो BSNL कमबैक भी कर लेगा और अच्छा खासा मार्केट में सबको दबा के भी रख देगा। तो किसी न किसी को रहना चाहिए मार्केट में गवर्नमेंट का। जो ये लोग अगर आज BSNL बंद हो जाता तो फिर हम लोग किस पे भरोसा करते हैं। हम लोग को खुद ब खुद अस्ता पस्ता के हम लोग को आदत पड़ गई है, तो इसकी वजह से अस्ता पस्ता के हमको उतना का नेट डलवाना ही पड़ता और उनके खिलाफ हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है। बस हम लोग इतना ही कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं या फिर हैशटैग चला सकते हैं आई सपोर्ट BSNL, आई सपोर्ट BSNL, पोर्ट टू BSNL, यही हम लोग कर सकते हैं। अगर आज BSNL नहीं रहता तो फिर हम लोग क्या हैशटैग चलाते हैं, कुछ नहीं चला पाते, मजबूरी में वही करना पड़ता। तो हाँ दोस्तों, BSNL कमबैक करेगा, 4G भी होगा, 5G भी होगा बहुत जल्द। 24 में 4G हो जाएगा, 25 में 5G भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी और प्लस टाटा की दोनों लोग का भरोसा है कि दोनों लोग काफ़ी अच्छा खासा इंटरनेट हम लोग को प्रोवाइड कर देंगे और धीमे धीमे जो इसका ग्राफ है BSNL का वो इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा और BSNL मार्केट में छा जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।